हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी हमारा जो बीपीएससी सीडीपीओ से संबंधित एडिटोरिया के बुक से जो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका आज सेट नंबर 3 करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो हमारा 150 क्वेश्चन होगा और 2 घंटे का टाइम होगा। आप लोग इसका आंसर करेंगे और अपना स्कोर चेक करेंगे कि आपने कितना सही किया। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे। तो अशोक के शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। जब अशोक जो था वो पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधी अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक का नाम अशोक केवल लघु शिलालेख से मिला है। अन्य सभी अभिलेखों में अशोक को देवना प्रियदर्शी यानी कि देवों का प्यारा की उपाधि के रूप में अंकित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से गुप्त काल में अशोधी के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो सुसूत्र, शूद्रक, सौमिल्य, शौनक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गुप्त काल के प्रसिद्ध अशोधी के विद्वान धनवंतरी थे। कौन थे? धनवंतरी। तो आंसर में नहीं है इसलिए ये सही हो जाएगा। और सुसूत्र आयुर्वेदाचार्य थे। कौन थे? सुसूत्र जो थे वो आयुर्वेदाचार्य थे। और सुसूत्र को शैल्य चिकित्सा का जनक या सर्जरी का पिता भी कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाहिने से बाईं ओर लिखे जाने वाली लिपि है खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन नंबर सी। तो खरोष्ठी लिपि प्राचीन भारतीय लिपि थी जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था और यह लिपि भारत के पश्चिमोत्तर जो गंधार क्षेत्र में है भाग में प्रचलित थी। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में अशोक के शिलालेखों पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो अशोक के शिलालेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था। तो गुप्त काल के जो बंदरगाह होते थे तो उसके लिए व्यापार जो उपयोग करते थे वो था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्रलिप्त। क्योंकि भारत के पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिप्त शहर का ताम्रलिप्त बंदरगाह गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह था और यहाँ से दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार किया जाता था। पश्चिम तट के बंदरगाह भरौत से पश्चिम एशिया से व्यापार किया जाता था। अगला क्वेश्चन है जो मध्यकालीन भारत से है। इसमें पहला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पर थी। तो मुगल चित्रकला जो थी वो शीर्ष बिंदु पर था, वो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग था। जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की और वह स्वयं चित्रकला का श्रेष्ठ पारखी था। वह तुजुक ए जहांगीरी में लिखता है कि वह किसी चित्र को देखकर बता सकता है कि चित्र में आंखें किसने बनवाई और नाक किसने बनवाई। उस्ताद मसूर, मुराद, अबुल हसन, विशन दास आदि जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत में मनसवादरी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। तो मनसबदारी एक सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसे अकबर के समय शुरू किया गया था और मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसब से तात्पर्य पद से था और मनसबदारी व्यवस्था का संबंध सैन्य प्रशासन से था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी। अष्टप्रधान शिवाजी द्वारा स्थापित एक प्रशासनिक सलाहकारी परिषद था, मंत्री परिषद थी जिसमें प्रमुख पेशवा था। कौन कौन? पेशवा जो होता था वो सर्वोच्च अधिकारी होता था।
अमात्य जो होता था वो राजस्व मंत्री यानी कि अर्थ मंत्री होता था। सुमंत जो होता था वो विदेशी मंत्री होता था। चिटनीस जो होता था वो राजकीय पत्र व्यवहार मंत्री होता था। सेनापति जो सेना का प्रधान होता था। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता था। पंडित राव धार्मिक सलाहकार होते थे। और बकानवीस जो थे वो गृह मंत्री या गुप्तचर मंत्री होते थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1338 में अपने शासनकाल में सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था। अगला है, और इसे कल्याणकारी शासक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। 16वीं 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली नदी का प्रयोग किया और बाद में मुगलों ने पुर्तगालियों के लूटपाट पर नियंत्रण लगाया। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटेन द्वारा बिना भारत के राजनीतिक दलों की सहमति के भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने की घोषणा के विरुद्ध 1940 में महात्मा गांधी द्वारा अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था और इस सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही जो थे वो हमारे विनोबा भावे थे। दूसरी सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे ब्रह्मादत्त थे। अगला क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा कब किए थे? 1905 में। और ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, देसरे कथा पुस्तक किसने लिखी है? तो देसरे कथा पुस्तक लिखे थे शाखाराम गणेश देवशंकर, ऑप्शन नंबर ए। देसेर कथा क्रांतिकारी विचारक एवं लेखक शाखाक्रम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित एक बंगला पुस्तक है और इसका प्रकाशन 1904 ईस्वी में किया गया। इस पुस्तक में गुलामी एवं यातना को चित्रित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम, इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 18 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी और प्रथम महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा कथन बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। उन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में द मराठा समाचार पत्र शुरू किया और 1893 में गणेश उत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव का भी प्रारंभ किए थे और 1916 में इंडिया होम रूलिंग की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर के नाइटहुड या सर की उपाधि दी गई थी। इस उपाधि को उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, इसके विरोध में वो वापस लौटा दिए थे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसको कहते हैं, उसकी स्थापना किए थे कहाँ? महाराष्ट्र में 1905 में। और भारत सेवक समाज द्वारा नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था और महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी सजा दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, इन दोनों को
काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी दी गई थी। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन डकैती की घटना हुई थी उसी के संयंत्र में, और ट्रेन से खजाना लूटकर हथियार खरीदने की योजना बनाई गई थी। इस लूटकांड में राम प्रसाद बिस्मिल और आसफ उल्लाह को फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, इंडिया फॉर इंडिया हाउस किताब किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया फॉर इंडिया हाउस पुस्तक CR दास के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। और इंडिया फॉर इंडियंस भारत भारतीयों के लिए पुस्तक चित्तरंजन दास द्वारा, और देश बंधु, इनको क्या कहा जाता है? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और असहयोग आंदोलन के पश्चात 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी। कब? 24 सितंबर 1873 को। और इसका मुख्य उद्देश्य था शूद्र एवं अस्पृश्यता जाति के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना, और गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले की रचना है। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? तो ज्योतिबा फुले की। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 में कोलकाता में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और फिर 1933 में कोलकाता में नालिनी सेनगुप्ता तीसरी महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन जो हुआ था वो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ठग वंशानुगत क्रूर हत्यारे एवं लुटेरे थे। विलियम बेंटिंग के समय ठगों का उन्मूलन किया गया था, और ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में कठोर अभियान चलाकर किया गया था। तो ये था इसका सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो आक्रामक नीति जो अपनाई थी अफगानिस्तान के प्रति वो था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 के समय अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अनुसरण किया, और लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। किसके समय? लिटन के समय क्या हुआ था? द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था, और लिटन ने अफगानिस्तान पर बढ़ते रूसी प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए आक्रामक नीति अपनाई। साहित्य जगत में लिटन को ओवन मेरेडिथ कहा जाता है। ओवन मेरेडिथ किसको याद है? तो लॉर्ड लिटन को। अगला क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी ने सबनीय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दांडी से। गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, की शुरुआत की, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया तथा यहीं से समनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गैर कानूनी कार्य को असामूहिक रूप से करके अंग्रेजों को झुकाना था। अगला क्वेश्चन है शराबबंदी आंदोलन 1922 के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1922 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे शराबबंदी में, और इस आंदोलन में किसानों ने करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया, और वल्लभ भाई पटेल ने खेरा आंदोलन 1918 में एवं बारदौली सत्याग्रह 1928 में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। कब? 1947 में, और 1946 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। यह प्रथा जो है 1802 में शुरुआत हुई थी। कहाँ? मद्रास के तत्कालीन गवर्नर कौन थे? टॉमस मुनरो के द्वारा, जो मद्रास, बम्बई एवं असम में लागू हुई थी। इसके तहत किसानों को मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब वे कंपनी को स्वयं राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे, और इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार के स्थान पर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 27, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा में। कहाँ निर्वासित किया गया था? तो नालंदा में। कहा गया है कि यूसुफ शाह चक कश्मीर का शासक था, जिसके मुगल बादशाह अकबर ने कैद करके बिहार के नालंदा जिले में निर्वासित कर दिया और इसने 1579 से लेकर 1586 तक कश्मीर का शासन किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो बिहार राज्य पर्यटन, इसका टैगलाइन क्या है? विल्सफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई थी और इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि बिहार में पर्यटन विकास को बढ़ावा देना, जिसका टैगलाइन है विल्सफुल बिहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में जो गंगा के किनारे कुल स्थित जिला है वो टोटल 12 है। कौन कौन है? तो बक्सर है, वैशाली है, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर और लखीसराय। ये कुल 12 जिले हैं जो गंगा के किनारे हैं। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। और बिहार में गंगा की कुल लंबाई जो है वो 445 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीम बांध। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर में स्थित है और यह अभ्यारण्य 1976 में स्थापित हुआ था। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। कौन सा? वाल्मीकि जो है पश्चिमी चंपारण में। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज में 2011 को जनगणना हुआ था, उसके अनुसार लिंगा अनुपात सर्वाधिक वहीं का है और कम लिंगा अनुपात वाला जो जिला है वो मुंगेर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम चंपारण जो है वो बिहार का सबसे अधिक घने पतझड़ वाला जिला है। और पश्चिम चंपारण एक ऐसा मात्र जिला है जहां लगभग 231 वर्ग किलोमीटर जंगल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका विस्तार जो है हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक है। और गंगा नदी का उद्गम कौन सा है? तो गंगोत्री हिमनद से हुआ है। यमुना, गंडक, कोसी, महानंदा सब इसकी सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवलाल सारफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, लगता है क्वेश्चन छूट गया। हाँ, ये क्वेश्चन छूट गया था, इसको कवर करते हैं। 34 नंबर। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवहर। 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार पूरे बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। कितना था? 1880। और बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 10,40,99,452 है और लिंगानुपात 918, जनसंख्या घनत्व 1106, साक्षरता 61.80%, पुरुष साक्षरता जो है 71.21% और महिला साक्षरता जो है 51.50%। और क्वेश्चन नंबर 35 है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवलाल साराफ।
तो गांधी जी द्वारा चलाया गया था जो नमक सत्याग्रह, उससे प्रेरित होकर बिहार में अलग अलग जगहों पे नमक सत्याग्रह चलाया जाने लगा। तो बिहार के भागलपुर में महादेव लाल सराफ के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह संचालित किया गया और बिहार में मुख्य रूप से अप्रैल में चंपारण एवं सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह किया गया। अगला क्वेश्चन है, सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल सकृत्यानंद। इन्होंने 1939 में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और राहुल सकृत्यानंद हिंदी की एक प्रमुख साहित्यकार थे जिन्हें झूठे आरोपों की सजा दी गई थी। राहुल कृत्यानंद को सत्याग्रह के दौरान झूठे आरोपों के लिए सजा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक जो थे, इसका सही आंसर हो जाएगा मुरली मोहन प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। तो 1918 के प्रथम संपादक सैयद हैदर हुसैन थे। इसने संविनय आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में लंबे समय तक इसका प्रकाशन मुरली मनोहर प्रसाद ने किया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसका उत्तर ई दिया गया था, यानी कि बीपीएससी के द्वारा इसका उत्तर ई दिया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा सही लगे, मतलब जैसा ऑप्शन मिले उसके हिसाब से आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूलन प्रसाद वर्मा। 1931 में बिहार में समाज पार्टी का गठन किए थे फूलन प्रसाद वर्मा और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राहुल सकृत्यानंद प्रमुख थे। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के वैचारिक आधार पर बनने वाला यह भारत का पहला संगठन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह जो थे वो बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किए थे और 1857 क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह थे। कहाँ के? जगदीशपुर के। और 80 वर्ष की उम्र तक उन्होंने सक्रिय रूप से अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सैन्य गतिविधियां जारी रखी और अंत तक अजय रहे। वीर कुंवर सिंह छापामार युद्ध कला में निपुण थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के समय कृषकों का जो सहायता किए थे वो किए थे स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर ए। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किए थे और विद्यानंद भागलपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। अंग्रेजों हुकूमत से परेशान होकर जब किसानों ने दरभंगा में दंगा शुरू किया तो स्वामी विद्यानंद ने इस दंगे में शामिल होकर इसका नेतृत्व प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है और कहा गया है कि बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी इनका। और सच्चिदानंद सिन्हा सांसद, वकील और पत्रकार के साथ साथ एक महान दूरदर्शी भी थे। इनके अथक प्रयास के कारण ही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी और 1936 से 44 में इसके कुलपति बने रहे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे और 1929 में इस किसान सभा के गठन का उद्देश्य बिहार में किसानों की समस्याओं को दूर करना। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वैश्विक स्तर पर किसानों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किए थे, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती और प्रथम सचिव थे NG रंगा। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस विषय पर अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1632। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। अब भारत आने वाला डच यात्री
कॉर्नियल हाउटमैन था। भारत में अंतिम रूप से पतन जो इसका हो गया था 1759 के बेदरा के युद्ध में हुआ था। कब? बेदरा के युद्ध के द्वारा इसका समापन हो गया था। अगला है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किए थे श्री कृष्ण सिंह। कौन किए थे? श्री कृष्ण सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया और फिर बिहार में भी स्वराज पार्टी दल की स्थापना की गई, जिसका नेतृत्व कौन किए थे? तो श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय वाला नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रोहतास जो है वो बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में मुंगेर, जमुई और नवादा जिलों तक थारवाड़ चट्टान का विस्तार है, जबकि दक्षिण पश्चिम भाग में रोहतास के विंध्यन चट्टानों पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है, तो क्या है? 32.11। तो नीति आयोग ने विश्व बैंक एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर स्वास्थ्य सूचकांक 2019 को जारी किया, जिसमें बिहार का स्कोर जो है वो 32.11 तथा रैंक 20वां है। रैंक कितना है? 20वां। सही। जबकि केरल जो है इसमें प्रथम स्थान पे। प्रथम स्थान किसको मिला है? केरल को। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 935, ऑप्शन नंबर ए। जब 2011 का जनगणना हुआ था तो बाल लिंगानुपात 935 था, मतलब 935 है। और सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जहाँ 972 है। मिजोरम में 970 है। मेघालय में भी 970 है। छत्तीसगढ़ में 959 है। जबकि अगर कम न्यूनतम पूछे तो वो हो जाएगा हरियाणा, जहाँ 834 है, और पंजाब 846, राजस्थान में 888। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र का विकास दर था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14.6% था 17 से 18 के दौरान तृतीयक क्षेत्र का, और 17 से 18 में बिहार का विकास दर 11.9%, जबकि 2018 से 19 में 10.5% आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 से 18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सफल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको GSDP कहते हैं, था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 4,87,628 करोड़। वर्ष 2017 में 17 से 18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4,87,628 करोड़ था, और 2017 से 18 में चालू मूल्य दर प्रति व्यक्ति आय 42,242 थी, जबकि स्थिर मूल्य सूचकांक 31,316 रुपया रहे। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माननीय AP शाही। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही, AP शाही का फुल फॉर्म अमरेश्वर प्रताप शाही, जो 40वें राज्यपाल के रूप में फागू चौहान को शपथ दिलाई। और वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल। अगला क्वेश्चन नंबर 51 में है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1912 में बिहार एवं बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए बंगाल दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च प्रति वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। 1912 में जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ था, और 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा
जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SCS, कभी प्रदान नहीं किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। भारतीय संविधान में विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान नहीं किया गया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा यह पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, प्रति व्यक्ति आय एवं कम राजस्व के आधार पर विशेष राज्यों की पहचान की जाती थी। और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, असम, ये सब जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें कहा गया स्टैंडर्ड में विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन बी में विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है एवं कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका तथा विधायिका एक दूसरे के पूरक होते हैं। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? जिसका सही ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत। तो कहा गया है कि ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुआ और यह पंचायती राज का सबसे न्यूनतम स्तर है जो गांव का स्तर पर भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली का औपचारिक रूप है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जो किया गया था वो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था और इसका उद्देश्य था कि विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन नंबर 55 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो अधिकारी है भूमि रिकॉर्ड का अधिकारी पटवारी होता है। ऑप्शन नंबर ए, किसी राज्य के किसानों द्वारा भूमि राजस्व का संग्रह तथा एक विशेष क्षेत्र में उगाने वाली फसलों के बारे में सरकार को समुचित जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पटवारी की नियुक्ति की जाती है। और पटवारी जो होता है एक राजस्व अधिकारी होता है जो गांव में कृषि भूमि का संरक्षण करता है और उनके स्वामित्व एवं जोत के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखता है। कौन? पटवारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। बड़े देशों के लिए आदर्श की विशेषता केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है। एकात्मक सरकार के अंतर्गत सभी प्राधिकरण एवं शक्ति एक केंद्र में दर्ज की जाती है तथा उस शक्ति का विभाजन नहीं होता है। एकात्मक सरकार में केवल एक सरकार होती है और एकात्मक सरकार छोटे राज्यों के लिए आदर्श है, जबकि सरकार एक संघीय रूप से विधिवत्ता द्वारा चिन्हित बड़े देशों के लिए लाभकारी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी जो है वो राज्य पार्टी है। क्या है? राज्य पार्टी। इसका स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2012 को नई दिल्ली में की गई थी और यह पार्टी एक प्रकार का राज्य पार्टी है जिसे गोवा, दिल्ली, पंजाब में मान्यता प्राप्त है और इसका रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण चुनाव आयोग में है। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता हेतु शर्त क्या है? तो पार्टी ने राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल सीटें 3% या 3 सीट से भी अधिक प्राप्त किया हो। दूसरा है, लोकसभा के चुनाव में किसी दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में 1 सीट जीत कर ली हो। और तीसरा है, राज्य लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनावों दल के कुल वैधता मतों का 8% मत प्राप्त किया हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैसे इसमें बीपीएससी का जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर ई दिया गया है इसका, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए राज्य पार्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो पोस्टमार्टम जो कहा जाता है वो उत्प्रेषण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। जब हम दृष्टि के बुक पढ़ा रहे थे तो ये पोस्टमार्टम शब्द का उपयोग हम किए थे पॉलिटी में और बताए भी थे कि पोस्टमार्टम इसको क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब कोई रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक विभाग जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। उत्प्रेषण जो होता है
वो रिट को पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा देश के कुल 5 प्रकार की रिट जारी किया जाता है, जिसमें उत्प्रेषण जो है वो प्रमुख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक जनसंख्या है विधानसभा सदस्यों की। हिमाचल प्रदेश में 68 है, अरुणाचल प्रदेश में 60, मणिपुर में भी 60 और मेघालय में 60। और भारत में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश 403 है। अगला 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन से पहले आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूपीएससी के अध्यक्ष जो होता है वो वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है। यूपीएससी के अध्यक्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा मुख्य चुनाव आयुक्त के 9A रैंक पर है, परंतु इन तीनों में यूपीएससी के अध्यक्ष पहले वरीयता में आते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों की वरीयता क्रम सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्य के राज्यपाल और फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डम पहाड़ी। कौन सा? कार्डम पहाड़ी जो है वो कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ी है और इसका विस्तार केरल तथा तमिलनाडु राज्य में है और ये पहाड़ी इलायची तथा गुणवत्तापूर्ण चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी कोयल जो है गंगा नदी घाटी का हिस्सा है। उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलकर उत्तर की ओर प्रभावित होती है, यह सोन नदी में जाकर मिलती है। दक्षिण कोयल नदी शंख नदी की सहायक है, जबकि बरार नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरनार की पहाड़ी पर नहीं है। कानन देवन हिल्स प्लांटेशन मुन्नार है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों तथा वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर और यह देश का कुल क्षेत्रफल का 24.56% है। और 2019 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक घने जंगलों से घिरा क्षेत्र मध्य प्रदेश है जो 77,482 वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश का उससे कम है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा का है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैम्बे की खाड़ी में। प्रवाल भित्ति समुद्र के भीतर स्थित एक चट्टान है जो प्रवाल द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा बनती है और प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि इन्हें जीवित रहने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेके -21 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और भारतीय समुद्री क्षेत्रों में यह मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर ये दर्ज की गई है और जिसकी साक्षरता दर लगभग 86% है। कुछ अन्य धर्म जिसकी साक्षरता दर है जैसे जैन का 86.73%, मुसलमान का 58%, हिंदू का 63.60%, सिख का 67.10%, बौद्ध का 72%, ईसाई का 74% है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोडा केरल। ये गलत है, तो डी का मिलान सही नहीं है। डोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं, जबकि भील जनजाति गुजरात, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश और
कोटा जनजाति तमिलनाडु की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली से मुंबई। तो भारत तथा जापान के सहयोग से दिल्ली मुंबई गलियारा को विकसित किया जाने की घोषणा 2006 में की गई थी और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना, जिसको DMIC बोलते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली तथा वित्तीय राजधानी मुंबई के बीच एक योजनाबद्ध औद्योगिक विकास परियोजना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सीमा रहित सबसे बड़ा देश जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान जो है एवं छोटे द्वीपों का समूह है। इसके प्रमुख द्वीप होन्शु, शिकोकू, क्यूशू और होगेरो। जापान भौगोलिक रूप से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है और इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 3,77,783 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिली जो है वो सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है और उत्तर से दक्षिण औसत की लंबाई जो है वो 2647 मील है और जबकि औसत चौड़ाई जो है 110 मील है। तो पेरू, बोल्विया एवं ब्राज़ील के साथ सीमा बनाती है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीप हैं। कुल द्वीपों की कुल संख्या कितना है? 17,508 और मालदीव में 1200 है। फिलीपींस में 7,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं, जबकि क्यूबा में द्वीपों की संख्या लगभग 1600 है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो केसर उत्पादन करने वाला जो सर्वाधिक देश है वो ईरान है। ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज़्यादा केसर यहीं होता है विश्व में। ईरान एवं स्पेन विश्व की कुल केसर का 80% उत्पादन करता है। भारत में केसर का उत्पादन कश्मीर में होता है। विश्व के प्रमुख केसर उत्पादक देश ईरान, स्पेन, भारत, इटली, ग्रीस, इंडोनेशिया आदि हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान। कौन सा? कजाकिस्तान जो है विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादक करता है। यह विश्व का कुल उत्पादन का 39.3% उत्पादन करता है और विश्व का 70% यूरेनियम जो है कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मिलकर करते हैं। यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, भंडार पूछे तो। अगला है टॉपिक अर्थशास्त्रीय क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम संवर्धन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में न्यूनतम संवर्धन का जो मूल्य निर्धारण करता है वो करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। विश्व में न्यूनतम संवर्धन मूल्य, जिसको MSP बोलते हैं, किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य होता है जिसे सरकारी एजेंसी के द्वारा किसानों के फसल खरीदते समय भुगतान की जाती है। फसल में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, जिसमें अनाज 7, दाल 5, तिलहन 8 एवं कच्चा कपास, जूट, गन्ना आदि प्रमुख है। इसकी घोषणा वर्ष में 2 बार रबी तथा खरीफ फसलों के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जो है वो संबंधित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 75 का GDP से। कौन सा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GDP जारी करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में हिंदू वृद्धि दर जो होता है वो संबंधित है GDP से और भारत की अधिकांश आबादी हिंदुओं की है। उनकी मान्यताएं एवं प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इसी कारण की अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा भारत की विकास दर को हिंदू वृद्धि दर कहा गया है। इसके लिए 1950 से 1980 के बीच कालखंड को देखा गया है, जिसमें आर्थिक विकास दर निम्न रही है।
अगला क्वेश्चन 76 है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत ग्रामीण विकास। छठी पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1980 से 85 में, जो 2 अक्टूबर 1980 को एकीकृत ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत हुई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? तो अंत्योदय कार्यक्रम को शुरुआत किया गया, वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ? आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है। तो अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान में किया गया और इसके तहत जितने भी ग्रामीण गरीब परिवार को रियायती दर पर यानी कि 2 रुपया प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल का उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5%। तो वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत का भागीदारी 5% रहा। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। WTO के रिपोर्ट के अनुसार यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में बीफ निर्यात में ब्राजील के साथ प्रथम स्थान पर है और 2006 में बीफ निर्यात में भारत का वैश्विक भागीदारी जहां 2% थी, 2016 में यह 20% से अधिक हो गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वार्षिक 2018 से 19 में कुल विदेशी मुद्रा प्राक्षित भंडार में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। तो कहा गया है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 18 से 19 में आर्थिक सर्वेक्षण के देश के अनुसार 400 अरब डॉलर से अधिक है और भारतीय रिजर्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 16 जुलाई 2021 तक भारत का विदेश मुद्रा भंडार 612.73 अरब डॉलर का रिकॉर्ड का ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रथम वित्त का नाबार्ड। कौन सा? नाबार्ड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है और यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त कर प्रदान करने वाला शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। नाबार्ड जो है वो प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं बल्कि यह क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों को वित्त उपलब्ध कराता है जिससे किसान कृषिगत ऋण प्राप्त करते हैं। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, EPCG का पूर्ण रूप क्या है? EPCG का पूर्ण रूप जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ऑप्शन नंबर सी। यह एक स्कीम है जो निर्यातकों को आने समय में अतिरिक्त निर्यात करने की बाध्यता से छूट दिला सकती है और इस योजना में कम आयात शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर सी, 3000 रुपया। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के पश्चात न्यूनतम अनुमानित पेंशन 3000 रुपया प्रति माह होगी और इसका लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को होगा जिससे उनका आर्थिक सामाजिक लक्ष्य हासिल हो पाएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है, समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में की गई थी जिसका उद्देश्य था ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारना और सामुदायिक हितों के कार्य को संपन्न करना, संपूर्ण ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर बनाना, गांव में कुशल नेतृत्व का विकास करना,
आदि। यह योजना के अनुसार जनता द्वारा स्वयं अपने ही प्रयासों से ग्रामीण जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने की प्रयास की समुदाय विकास है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, जो फिजिक्स से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 में है दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक, इसका सही आंसर हो जाएगा ई। दाब होता क्या है, तो दाब जो होता है वो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। और दाब का मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब क्या है, दाब एक अदिश राशि है और वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पृथ्वी की औसत दूरी जो होता है वो 150 × 10⁶ किलोमीटर होती है और प्रकाश का चाल जो होता है वो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि टोटल 500 सेकेंड होना चाहिए, जो ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि के बारे में पूछ रहा है, तो अदिश राशि होता क्या है, तो वो भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, द्रव्यमान, चाल, आयतन, घनत्व, ताप, कार्य, ऊर्जा, दाब, आवृत्ति, आवेश, विद्युत धारा आदि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दाब क्या है, दाब एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकृति का कोई मात्रक नहीं है। प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए चुने गए किसी निश्चित परिमाण का मात्रक कहते हैं। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसका आंसर ये हो जाएगा विकृति। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में जो ध्वनि तरंग होती है वो कौन सी होती है, तो वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है, क्योंकि ध्वनि तरंगे आगे बढ़ने हेतु माध्यम के कण की दिशा के समानांतर जो है वो कंपन करती है। अगला क्वेश्चन है 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है। तो 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल जो हो जाएगा वो निकालने पे आपका आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। कल इसका हम फार्मूला आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि C - 0 बट्टा 100 इजकल टू F - 32/100। तो आप इसमें से आराम से ऐसे माइनस कर सकते हैं कि 15 डिग्री हो गया, तो 15 डिग्री माइनस या 15 डिग्री 15 डिग्री माइनस 0 बटा 100 और फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करना है तो F - 32 बटा 180। ठीक है, तो जब आप इसको जब इसका आप वो करेंगे ना, निकालेंगे तो आ जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, हज में क्या नापा जाता है। तो हज में नापा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग हज में नापते हैं। किसी कण के द्वारा 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को उस कण की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तरंग की आवृत्ति स्थिर होती है और विभिन्न पदार्थों से गुजरने पर बदलती नहीं है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। किसका, आवृत्ति का। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा को हम लोग एमीटर से मापते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है और इसे एमीटर से मापा जाता है। एमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है
और इसका SI मात्रक एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और विद्युत धारा का SI मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति का इकाई जो है वो हो जाएगा वॉट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विद्युत द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य अथवा एकांक समय उपयुक्त ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं और इसका SI मात्रक जो होता है वो वॉट होता है। ठीक है, और 1 किलोवाट मतलब 1 अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा इसका मतलब हो गया। अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवेजियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ये फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, इनको क्या कहा गया? केमिस्ट्री के पिता कहा गया है। और ये जो खोज किए थे कौन सी? उन्हें दहन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज में और सिलिकॉन के अस्तित्व में भविष्यवाणी के लिए जाना भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38। तो जब किसी तत्व में परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, तो साथ ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ जो हो जाएगा वो न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या बराबर 38 आ जाएगा, यानी कि 20 + 18 बराबर 38 निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाली गैस कहा जाता है और इसका खोज किया था रदरफोर्ड 1772 में। यह कमरे ताप पर अक्रिय है किंतु उच्च ताप पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाती है। नाइट्रोजन का उपयोग जैविक पदार्थ, खाद्य सामग्री के परीक्षण, वायुयानों के टायरों में भरने हेतु आदि में होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O, को हंसाने वाली गैस कहते हैं क्योंकि इसे सूंघने पर हंसी आती है। साथ ही इसे शल्य क्रिया और दांतों की सर्जरी में एंथेसियस के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस एक तत्व नहीं है। तत्व क्या होता है? तत्व वह पदार्थ होता है जो मूल रूप से किसी भौतिक या रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है और वर्तमान समय में कुल 118 तत्व का खोज किया जा चुका है। आवर्त सारणी में तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु के विभाजित किया गया है, जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आदि सब अधातु श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस जो है वो तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पानी का pH मान होता है, तो पानी का pH मान जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, जो न्यूट्रल होता है और शुद्ध जल उदासीन माना जाता है और इसका pH मान भी 7 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वो गैस जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प आदि। तो इसका सही आंसर सभी हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस का घटक जो है सभी है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है क्योंकि यह वायु के प्रभाव में आने पर जो है इसमें ऑक्सीजन आ जाता है, ना कि ऑलरेडी केरोसिन में होती है। और यह हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, अतः केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। जलने के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन इसे प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। रबर और आइसोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है। नियोप्रीन और थाइकोल संश्लेषित रबर के उदाहरण हैं। रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वॉल्केनिक कलर कहलाता है। इससे रबर का एक निश्चित आकार प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 में है ग्लूकोज का सूत्र है। तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं। औद्योगिक स्तर पर इसे स्टार्च के जल का अपघटन से प्राप्त किया जाता है और यह शरीर को तात्कालिक ऊर्जा उपलब्ध कराता है। कौन? ग्लूकोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CO समूह का आवंत क्रम क्या है? तो CO का आवंत क्रम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जाएगा डी, इसका सही आंसर। आवंत क्रम यानी कि बाउंड ऑर्डर जो है परमाणु की एक जोड़ी के बीच मौजूद रासायनिक बंधनों की संख्या को दर्शाता है। और बाउंड ऑर्डर जो होता है 1/2 इंटू A-B होता है, जहाँ जो A होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट और B जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें से 1/2 और 10-4 कर देते हैं, इसका फॉर्मूला तो निकल जाएगा। कोबाल्ट का कितना आ जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान एवं पर्यावरण से। तो क्वेश्चन नंबर 103 में है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान जो नियंत्रित करता है वो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि को नियंत्रित करता है। और थैलेमस जो है वो दर्द, ठंडा एवं गर्म को पहचानने का कार्य करता है। मेडुला ऑब्लिंगुएटा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त दाब, हृदय धड़कन तथा श्वसन को नियंत्रण करना है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डार्विन के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है, जो 1809 से 1882 में प्रस्तुत विकासवाद को प्राकृतिक वर्णाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इनकी पुस्तक का पूरा नाम क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, द कंजर्वेशन ऑफ फेवरेट रेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूटुअलिज्म। सहजीविता में दोनों प्रजाति लाभान्वित होते हैं, उदाहरण के लिए लाइकेन। और परजीविता में जो होता है परिजीविता में जो होता है वो क्या होता है? एक प्रजाति को लाभ होता है, जैसे अमरबेल, एक दूसरे के पौधे पर उगना। और सभेजिता जो होता है वो एक प्रजाति को लाभ तथा दूसरे अप्रभावित रहती है, जैसे कि मछली का शार्क की तरह सटे रहना। अगला क्वेश्चन 106 नंबर है जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवास। वह स्थान जहाँ जीव निवास करते हैं आवास कहलाता है। एक आवास में कई निकेत होते हैं। एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जीन, जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है, उसे निकेत कहते हैं। प्रत्येक जाति एक विशिष्ट निकेत होता है तथा कोई भी दो जातियों का एक ही निकेत में नहीं रह सकती है। अगला क्वेश्चन है 107 सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? एटीपी सौर ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट एटीपी के रूप में बदलती है। और क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिका अंग है जिसमें क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक पाया जाता है। और यह वर्णक की पत्तों के हरे रंग का कारण है, यानी कि पत्ता में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन 108 नंबर है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद कौन सा है? तो O2। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य प्रकाश को क्लोरोफिल के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को उपोत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के तहत हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। और ब्लड सीरम ओरोलॉजी के तहत पर्वत का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन होता है? हड्डियों का अध्ययन होता है। और ओरोलॉजी का अध्ययन जो होता है वो ब्लड सीरम के अध्ययन से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जियोलॉजी समझते हैं पृथ्वी के अध्ययन, पृथ्वी के अंतर्गत आंतरिक संरचना वगैरह का जो अध्ययन किया जाता है उसको ज्योग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 110 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो कौन सी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु या वायरस। लाइकेन, जीवाणु और शैवाल में कोशिका भित्ति होती है, परंतु विषाणु में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जिसमें एक प्रोटीन कीट होता है जो कोशिका भित्ति की तरह काम करता है। विषाणु की कोशिका भित्ति में एंजाइम नहीं होता है। अगला है 111 नंबर, मनुष्य के शरीर के किस अंग को लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो मनुष्य के जिस शरीर से लिम्फोसाइट का निर्माण होता है वो हमारा है ई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर में पिल्हा या तिल्ली, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, अस्थि मज्जा यानी इसको बोन मैरो, थाइमस ग्रंथि आदि में लिम्फोसाइट निर्मित होता है। और यह एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC होती है जो सुरक्षा तंत्र प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, उसका सही आंसर होगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में क्या होता है? आयोडीन मिली होती है, और इसमें आयोडीन, शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। और टेस्ट्रोजन वृषण से निकलने वाला हार्मोन है। इंसुलिन पैनक्रियाज से स्रावित हार्मोन है जो शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। अगला 113 नंबर, एड्स किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु यानी वायरस के कारण। एड्स एक वायरस जनित रोग है जो HIV ह्यूमन एमिनो डिफिशिएंसी वायरस के कारण होता है, और इसके रोग के प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति के पद, जो पॉलिटी से क्वेश्चन है, समसामयिकी से क्वेश्चन है ना। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन हैं जिन्हें अपनी 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बहुत न्यूज़ में रहा था, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसी गवार्ड। तो अमेरिकी संसद में पहली हिंदू सांसद तुलसी गवार्ड ने राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी पेश करने की थी, और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं जो अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी में हैं। अगला क्वेश्चन 15 में है, एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक है रस्किन बाउंड, ऑप्शन नंबर बी। इसका प्रकाशन अगस्त 2019 में किया गया था। द नेवर गेट कव्ड प्रकाशन, इट्स ऑफ वंडरफुल लाइफ, द ग्रेट इंडियन रॉब ट्रिक, द ट्री ऑफ देहरा, हुप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन्स हाल ही में प्रकाशित इनकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइका का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया? किसका? खुदरा फर्नीचर का। यह हैदराबाद में खोला गया है। स्वीडन का फर्नीचर मेगा स्टोर आइकिया का भारत में पहला स्टोर हैदराबाद में खोला गया। आइकिया एवं मल्टीनेशनल कंपनी है। यहाँ फर्नीचर एवं घरेलू सामान कम कीमत पर मिलते हैं, जो फरवरी 2021 में FAO द्वारा हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसको? हैदराबाद को मान्यता दी गई है। 117 है, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी। 2020 का
32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जापान के टोक्यो में प्रस्तावित होगा और कोरोना संकट के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 2021 में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसने कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 150वां। तो वर्ष यूनेस्को ने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2019 में 150वां वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया है और यूनेस्को के पेरिस में स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम से वर्ष भर चलने वाली कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष को विनिर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक ए बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2017 में। तो सर्वोच्च न्यायालय जब संविधान के पीठ वर्ष 2017 में बहुमत द्वारा 3 तलाक, जिसको तलाक ए बिद्दत भी बोलते हैं, को असंवैधानिक बना दिया और 2017 से 18 में लोकसभा एवं वर्ष 2019 में इसे राज्यसभा ने पारित कर दिया। राष्ट्रपति कौन थे उस समय? तो रामनाथ कोविंद ने 2019 में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। कहाँ? ब्राज़ील में। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 13 से 14 नवंबर 2019 ब्राज़ील में आयोजित किया गया। 13वां सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत में किया गया। इसकी अध्यक्षता में 9 दिसंबर 2021 में किया गया था, भारत की अध्यक्षता में। और 14वां शिखर सम्मेलन 2022 में चीन में प्रस्तावित है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन 121 नंबर है, मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेश नामबंध। द हिंदू एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है जो 1889 से प्रकाशित किया जा रहा है। सुरेश नामबंध मुकुंद पद्मनाभन के बाद द हिंदू के संपादक बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजनाओं की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? मंडल बांध परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोयल। तो इनके द्वारा उत्तरी कोयल के पलामू में उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर 130 मेगावाट का डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में बिहार के महापासनिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के साथ विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर, ऑप्शन नंबर बी, कैमूर का दौरा किए। तो जुलाई 2019 में पुरातात्विकविदों ने बिहार के कैमूर जिले में मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए दौरा किया। इसी क्रम में पुरातात्विक डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी ने कैमूर की पहाड़ियों पर 6 महापाषाण स्थलों की खोज की। रोहतास एवं कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, हाल ही में आबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है OIC, के विदेशी मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान UAE ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को। इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों ने 46 बैठक में आबू धाबी में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत को सम्मानित अतिथि का दर्जा दिया गया और भारत की ओर से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भाग लिया। OIC का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में। कुल सदस्य देश इसमें 57 है और इसका मुख्यालय जेद्दा, सऊदी अरब में है। अगला क्वेश्चन 125 नंबर, हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो सिंस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की।
सीनेस जो है फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। और इसरो कहाँ की है? तो इसरो जो है वो भारत की है, और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसियान। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 5 से 7 मार्च 2019 को पराग्वे की राजधानी आसियान के दौरा किए, और क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, और कैलिफोर्निया का शहर सैन जोस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 127, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का जो चौथा सत्र शुरू किया गया वो राजधानी कहाँ किया गया है? तो नैरोबी, केन्या में। UNEA संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को प्रशासनिक निकाय है, और UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? बी, दूसरा। एक मिनट, दूसरा। कहा जाता है कि मार्च 2019 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारतीय सांकेतिक शब्दकोश का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया। वहीं फरवरी 2021 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा ISL का तीसरा संस्करण जारी किया गया, जिसे कुल 10,000 शहर हैं। जिसमें कुल कितने शहर है? 10,000 शहर है। अगला है, मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? तो गोवा के। मनोहर पर्रिकर का जगह लिए हैं। इनका निधन जो है वो ये 19वें मुख्यमंत्री है। सावंत, प्रमोद सावंत जो है कौन है? 19वें मुख्यमंत्री हैं। और हाल ही में अपने नागरिकों में मुफ्त जल आपूर्ति कराने वाला पहला राज्य बना है, और रेबीज मुक्त वाला भी पहला राज्य कौन है? गोवा ही है। अगला क्वेश्चन है, 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, येहू सस्कावा। इन्हें मिला है, और इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1955 में की थी, और वर्ष 2020 के लिए बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजबुर रहमान को वर्ष 2019 के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान कबास बिन अल सैड को दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो विश्व का पहला ऊंट अस्पताल जो है वो दुबई में है। कहाँ? दुबई में। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, यूनेस्को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल विजेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंटो मोमोटा। तो यूनेस्को ऑफ इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2019 का पुरुष एकल खिताब केंटो मोमोटा जापान ने जीता है। वहीं महिला एकल खिताब चेन यूफेई चीन ने जीता है। यूनेस्को ऑफ इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन 2021 में पुरुष एकल विजेता ली जी जिया मलेशिया की, और महिला एकल विजेता नोजोमी ओकुहारा जापान की है। कौन? नोजोमी ओकुहारा। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, 5 राइनो के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान और भूटान। तो राइनो का संरक्षण करने, अपराध पर कार्रवाई करने, राजनीतिक सूचनाओं को एकत्र करने के लिए भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एवं मलेशिया के मध्य द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और यह जो है अवैध शिकार एवं बाढ़ से बचाव के लिए काजीरंगा असम सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है।
और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला राइनो यानी कि गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टीव स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 135 नंबर, जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 2 को इसरो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। और इसरो द्वारा वर्ष 2022 में GSLV मार्क 3 द्वारा चंद्रयान 3 की प्रक्षेपित किया जाएगा। इस मिशन के तहत लैंडर एवं रोवर की चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। अगला क्वेश्चन 136 नंबर, थेरेसा में के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौर में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन से शामिल नहीं था? तो इनमें से शामिल जो नहीं था वो मार्क हार्पर थी। इसका सही आंसर होगा थेरेसा के बाद बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे और लंदन शहर के मेयर भी रह चुके थे। 137 नंबर क्वेश्चन है, 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के समन्वयन ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला में इसकी संयुक्त बैठक हुई थी। और इसका जो था गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो है 1961 के बेलग्रेड में हुआ था और इसका मुख्यालय जाकार्ता है। और 19वां शिखर सम्मेलन 2023 में युगांडा में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक कुमार मुखर्जी। और मई 2020 में नियुक्त TS त्रिमूर्ति वर्तमान में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M3। मतदान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? VVPAT। तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट, जिसको VVPAT बोलते हैं, एवं मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका है। और वर्तमान समय में भारत में VVPAT का संस्करण M3 है। अगला क्वेश्चन 140 नंबर है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 जो आयोजित हुआ है वो मोतिहारी में। कहाँ? मोतिहारी में। 9 से 11 फरवरी 2019 के मध्य इसका आयोजन गांधी मैदान, पूर्वी चंपारण एवं मोतिहारी में किया गया। इसमें विभिन्न 15 राज्य से 15,000 से अधिक किसान एवं 200 कृषि वैज्ञानिक ने भाग लिया था। अब अगला टॉपिक हमारा मैथ से है, इसका सिर्फ हम आंसर करेंगे और बाकी आप लोग इसको बना लेंगे। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, यदि x³ - y³ बराबर 117/8 तथा x - y बटा 3yz हो तो 3y2 हो तो x² प्लस xy प्लस y² बराबर क्या होगा? तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 39/4। अगला है, यदि इतना दिया हुआ इसका आंसर निकालना है तो 142वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 143 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 144 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 रेलगाड़ी जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है और की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा को पार करने में लिया गया समय होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर, 2 विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, रेशियो से संबंधित क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक नल टंकी वाली क्वेश्चन है, इसे आप लोग कर लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 घंटे होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी से अगला पद निकालना है। इसके लिए फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा, फार्मूला पे बैठा के इसको आराम से निकाल लेंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा 148 का ऑप्शन नंबर डी, 63। और आज का जो 49 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा 149 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा 150 क्वेश्चन जो यूटेरिया के बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। और इसका PDF हम अपने इसके टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जहां हमारा लिंक, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी आवर लाइफ के नाम से। तो उसका आज मैं आंसर भी डाल दी हूँ, उसमें डिस्कशन के साथ आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।